हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और इसी सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर लिया था और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया था। दो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में या वायर के कॉम्बिनेशन में क्या था, सीरीज़ या पैरेलल कॉम्बिनेशन करना था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये जो है ये जो भी जितने भी जनरल एग्ज़ाम्स हैं या फिर वनडे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जनरल साइंस आती है, जैसे यूपीएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं जो जनरल साइंस पूछते हैं, तो उसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया है 6 to 10 तक जो भी है वो सारा इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस साथ साथ होंगे। क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं किसी टॉपिक के तो वो एक साथ रिवीजन के टाइम किया जाएगा। ठीक है, तो जो टारगेट कर रहे हैं साल भर बाद कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए बहुत सही है। और क्वेश्चन की क्लासेस अभी मैंने 11th और 12th की स्टार्ट कराई हैं, 11th और 12th के केमिस्ट्री की। इनकी भी क्वेश्चन की क्लास वीक में एक होगी। ठीक है, तो वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। पहले इसके कुछ चैप्टर्स जल्दी जल्दी कवर करें। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि क्लास भी थोड़ी हाफ एन आवर की हो रही हैं, तो उसका भी टाइम बढ़ाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, आज ओम्स लॉ पढ़ना है। ओम्स लॉ क्या है, ओम ने दिया था। ठीक है, तो ओम्स लॉ रिलेशन बताता है V इज इक्वल टू आई आर, या कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और वेयर R इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला जहाँ वोल्टेज हमारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं और V बाय I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज R। तो किसी भी फॉर्म में मिले, हमें क्या करना है, अपना फोकस ये रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर हमारा ओम्स लॉ होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। इसमें हमें नहीं लगता कि डेफिनेशन लिखानी होगी। आप किसी भी फॉर्म में बोल सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V इज़ इक्वल टू आई आर, या V इज़ इक्वल टू आर आई। किसी भी फॉर्म में हो आप रिलेट कर लेंगे, सेंटेंस फॉर्म में हो तो भी। ठीक है, तो अगर सर्किट में एक सर्किट बनाया हमने, ठीक है, और क्या किया, यहाँ एक स्विच लगा दिया। ठीक है, और उस स्विच को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो बड़ा साइन है ये पॉजिटिव साइन दिखाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड जो ये छोटा सा वर्टिकल लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शो करती है। एक से ज़्यादा बड़ी छोटी लाइन हो तो वो बैटरी को शो करता है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो करंट हमारा फ्लो होगा इधर से जाएगा जब हम ये की को ऑन करेंगे। ठीक है, या की को क्लोज करेंगे, तो ये हमारे इस जो भी हमारा अप्लायंस या कंडक्टर या वायर जो भी लगा था वहाँ से ऐसे जाके ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओम्स लॉ है वो वैलिड होता है किसी भी तरह का कंडक्टर का। ये जो हमारा कंडक्टर है वो कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, तो लिख सकते हैं ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर्स पता है जो अपने थ्रू करंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, जो करंट को पास कर सकते हैं वो करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर उनको क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, ओम्स लॉ लिखना था। ओम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर्स। ठीक है, सारे कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है। अब हम कहाँ कहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अगर हमको ऐसे दिया है, ठीक है, तो आई करंट जा रहा है तो आई की वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ वोल्टेज गिवन होगा,
हमें आर निकालना होगा, या हमको आर गिवन होगा इस अप्लायंस का, आई गिवन होगा, हमको वोल्टेज निकालना होगा, या हमको आर निकालना होगा या आई निकालना होगा, कुछ भी इसमें से तीनों में से 2 वैल्यू होंगी, तीसरी हमको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि जो ये जो कंडक्टर्स हैं वो डिफरेंट टाइप से सर्किट में अरेंज होंगे। देखिए, या तो ऐसे होंगे, पैरेलल बने होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, या तो पैरेलल होंगे या सीरीज में होंगे, तो तब थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर हम यहाँ पे ही सर्किट बनाया, हमने एक और यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों का हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और सीरीज में निकाल के देखा। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इससे और इससे रिलेट करेंगे, ठीक है। कभी कभी इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी होता है और इनका तो होता ही है, अलग अलग बोला जाएगा, तो वो भी उस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो SI यूनिट है वो क्या होगी। तो यहाँ से SI यूनिट ऑफ R क्या हो सकती है? SI यूनिट ऑफ R क्या हो सकती है? SI यूनिट करंट की एम्पियर होती है और वोल्टेज की वोल्ट होती है, तो इसकी हो सकती है वोल्ट बाय एम्पियर हो सकती है। और V की क्या होगी? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ V यहाँ लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ V इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है, या वोल्टेज की, इसको वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज, ठीक है। SI यूनिट जो वोल्टेज का होगा उसको वोल्ट कहेंगे। रेजिस्टेंस का यहाँ न्यू हमें मिला SI यूनिट, वो क्या है? वोल्ट बाय एम्पियर, इसको ओम के बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट R की बोली जाए तो वो है ओम, और ये अदर यूनिट है, अदर यूनिट ऑफ R, ये है SI यूनिट ऑफ R, ठीक है। तो ये हमारी 2 यूनिट हमें R की पता चल गई, V की भी पता चल गई, I की तो एम्पियर होती है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लग रहा हो आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, बाकी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, ये V इक्वल टू IR। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फ्यूज़ वायर वगैरह पढ़ना है, ठीक है। तो ओम्स लॉ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी फॉर्मूले से बहुत डिफरेंट टाइप्स के 100 टाइप्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं केवल इसी फॉर्मूले से, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट, ये जो कंडक्टर्स हैं या वायर्स हैं या रेजिस्टेंस वाले वायर हैं, जो भी अप्लायंसेस हैं, ये डिफरेंट अरेंज करके हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको रब करते हैं, सर्किट बनाते हैं, बस आपको पता करना होगा, जो भी लिख देंगे वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में 2 वायर पैरेलल लगे हैं। अब देखिए, ये इतना चाहे जितना कर दो, ये बस ऐसे ही शो किया जाता है, चाहे इसमें बहुत सारे बना दो ऐसे जिगजैग, चाहे 2 ही 4 बना दो, ठीक है, बनाने को टाइम पास करने के लिए बहुत सारे, ठीक है। तो सिंबल पता होना चाहिए। तो ये हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल है, यहाँ है हमारे पास बैटरी, ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट कर दी गई है 3rd वाले रेजिस्टेंस से, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, हमारा करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गया। जो R1 है वो 15 ओम का है, R1
इज इक्वल टू 15 ओम। जो R2 है वो भी हमारा हाँ इसको 5 कर दो, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। और R3 जो है जो सीरीज़ में लगा है, R3 इज इक्वल टू 7.5 ओम। ठीक है, ये I है। इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, I फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड करंट, करंट फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, अब समझ लीजिए इसमें क्या करना है, वो 1 मिनट दे रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे आ ही जाएंगे। ठीक है, और जो अगर टीजीटी वगैरह, टीजीटी है, पीजीटी है, सीटेट वगैरह, उसमें भी जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, किसी भी साइंस का कोई भी पेपर होता है, उसमें अगर लोअर लेवल का है तो उसमें क्या होगा, 30 to 40% यहाँ से आएगा, नहीं 30% तो मान ही लो। ठीक है, लोअर लेवल में तो ये फिर से बता देते हैं कि जो लोअर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से 70% के आसपास आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस कराए गए हैं 70 to 50, 70 ऐसे। ठीक है, फिर थोड़ा मीडियम जो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, जिसमें ग्रेजुएशन वगैरह मांगा जाता है, यहाँ पे 50 to 40% आएगा। बाकी और भी क्लासेस का भी रहेगा। जो उससे हायर लेवल है तो वहाँ तो 30% तो इससे आएगा ही आएगा। तो मतलब जो आप इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वहाँ पे 70% चीज़ें यहाँ से आएंगी। ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे मतलब ये जो जनरल बातें होती हैं, या जनरल क्लासेस होती हैं, जनरल केमिस्ट्री या जनरल फिज़िक्स या जनरल बायो या जनरल साइंस की जो जितनी भी कहानियाँ होती हैं या जितने भी चैप्टर्स होते हैं, वो इसमें आते ही आते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये तो सब में कॉमन है ना। तो इसके क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन उसमें, मतलब अगर आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है और या फिर मैट्रिक्स लेवल का एग्ज़ाम है, तो क्या करना है कि पहले क्या करते थे कि क्वेश्चन बनाते थे। अभी क्या करना है कि क्वेश्चन तो सबको आ रहे हैं, बच्चे सब जगह से पढ़ रहे हैं, एक इस चैनल से पढ़ रहा है, एक उस चैनल से पढ़ रहा, ऑफलाइन भी पढ़ रहा, ऑनलाइन भी पढ़ रहा, 75 तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि बच्चों का रट गए हैं, सब जगह से पढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक पढ़ के सब वो हो गया। तो अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं। लेवल बढ़ा रहे हैं मतलब जहाँ पे हाई स्कूल का पूछा जाता था, वहाँ पे जो उधर मतलब 11th-12th के बराबर के क्वेश्चन है, वो वहाँ पे उसका क्वेश्चन पेपर के लेवल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सब जगह हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग हमें गिवन है R1, R2, R3, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको हम R डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1/5 प्लस 1/5, तो कितना हो जाएगा 2/5। तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 ओम। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब इसका तो एक हमें इक्विवेलेंट मिल गया है, ये और वो सीरीज़ में है, तो R3 प्लस R डैश, ये R इक्विवेलेंट इक्वल टू R3 प्लस R डैश। R3 कितना है 7.5 और R डैश कितना है 2.5, तो ये कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, हमको रेजिस्टेंस पता चल गया। अब हमको क्या है, फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर। वी क्या है, गिवन है, I इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो V बाय R। V कितना है 100, R कितना है 10, तो हो गया 10 एम्पियर। तो लेवल, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना हो तो ऐसे कर लेगा, नहीं बढ़ाना होगा तो वो नॉर्मल, तो उसमें मेरिट आई जाएगी।
ठीक, तो आपको थोड़ा सा टफ करेंगे क्वेश्चन तो सही रहेगा, और बिल्कुल लो ही चले जाएंगे तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। तो अब ये जो सर्किट है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, सीरीज़ में 2-4 और जोड़ दिए। डिफरेंट टाइप से पैरेलल भी बनाए जाते हैं, तो पैरेलल वाला एक थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो 2-3 बार करेंगे तो अपने आप आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये है, ये इक्वल है तो 2/5 हो जाएगा, 2/5 को इन्वर्स कर लेंगे 2.5 आ जाएगा। इसको बस ऐड करना है, जल्दी से हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन टाइम नहीं लगे, 10-20 सेकेंड में ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको सर्किट समझ में आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बैटरी से ऐड कर दिया गया। इसको एक्चुअल में इधर से कनेक्ट किया गया है, तो हमने इधर साइड कनेक्ट करते हैं। ज़्यादातर 2 या 3 सेल बने होंगे तो वो बैटरी होगी। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिवाइड हो गया है, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ फिर आई हो जाएगा। इसमें बैटरी जो है हमारी वो 10 वोल्ट की है, तो V = 10 वोल्ट। लैंग्वेज फॉर्म में भी करेंगे क्वेश्चन, अभी ऐसे समझ लेते हैं। तो हमारा जो R1 है वो 10 ओम है, इसको अलग पेन से करते हैं। R1 = 10 ओम। जो हमारा R2 है वो 20 ओम है, R2 = 20 ओम। ठीक है, जो हमारा R3 है वो 30 ओम है, R3 = 30 ओम। यहाँ पे भी हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड टोटल करंट। अब यहाँ पे हमको टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो अब 1 मिनट देते हैं, आप इसमें समझ लीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है। अगर सर्किट नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने पैरेलल और सीरीज़ के अलग से क्वेश्चन नहीं कराए थे। ठीक है, इसमें साथ में रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब जो R1 है वहाँ पे दूसरा करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया ना, लेकिन R2 और R3 में सेम ही टाइप का करंट जा रहा है, तो हमें दिख रहा है R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो R2 R3 सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएगा, R डैश ले लेते हैं, R डैश = 20 + 30 = 50 ओम। अब ये और ये जो इनका सम है, ये किस में होंगे, R डैश
प्लस R1, ठीक है, ये पैरेलल में है, पैरेलल है, तो इनके लिए यही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/, ये से 1 कोमा R डैश प्लस 1/R1। तो R डैश कितना है 1/50 प्लस 1/10, ठीक है। 50/10 50, 1 प्लस 5, ठीक है। R इक्वलेंट 1/R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 50/6 ओम होगा। अब हमको करंट फाइंड आउट करना है, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर, R और V पता है, तो I इज इक्वल टू V कितना है 10 अपॉन R कितना है 50/6 इज इक्वल टू 10 इंटू 6/50, 6/5 एम्पियर या 1.2 एम्पियर। ये है आंसर। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के समझने होंगे। अगर सर्किट में ऐसे करंट अलग अलग हो रहा है, जब करंट अलग अलग हो जाए, जहाँ पे अलग अलग हो रहा है तो वहाँ हम पैरेलल मान लेंगे, और जहाँ पे सेम करंट जा रहा हो, यहाँ से यहाँ तक सेम जा रहा है, तो करंट जो जहाँ जहाँ सेम जा रहा है वो सीरीज़ में हो जाएगा, ठीक है। और सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में आ गए तो ये ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे फिर से करंट मिलके आई बना ले रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल सर्किट का करंट 1.2 एम्पियर होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ये होता है कि बर्ड्स जब तार या वायर में बैठती हैं, इलेक्ट्रिक वायर में, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या खंबे होते हैं बिजली के, उनमें बैठी होती हैं, तो उनको करंट क्यों नहीं लगता। और हम लोग जाते हैं कहीं भी, कोई भी वायर पकड़ लेते हैं तो हम लोगों को करंट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, इसको रब कर दें फिर बताते हैं, थोड़ा फिगर से बताएंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। जैसे ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, तो ऐसे वायर जाते हैं, ऐसे ऐसे कट देते हैं, ठीक है, और ऐसे वायर आगे चले जाते हैं। तो अब इसमें अगर बर्ड्स बैठेंगी, बर्ड्स थोड़ी सी मोटी बना देते हैं, क्या बना पता नहीं। ये बर्ड्स बैठी हैं, इनके पंख हैं, ये चोंच है, कुछ भी बैठा है, ठीक है। तो ये दो बर्ड्स बैठी हैं, तो दोनों सेम वायर पे बैठी हैं, ठीक है। तो सेम वायर पे बैठी हैं तो सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ठीक है। अब कोई है, ये मनुष्य, इसने ऐसे पकड़ लिया वायर, दोनों हाथ से झूलने लगा इसमें। अब जब इसने
पकड़ा तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से सर्किट कंप्लीट कर रहा है। देखिए सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ये है वायर, ठीक है, और ये ह्यूमन बॉडी एज अ कंडक्टर, और फिर यहाँ से ये पैरों में कुछ नहीं पहने हैं, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लोर पे आया और फ्लोर पे आके ऐसे, तो ये एक तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो फिर इनको भयंकर सा करंट लगेगा, ठीक है, बाल खड़े हो जाएंगे, आंखें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और जो हमारे बर्ड्स हैं वो क्या होंगी, वायर पे एज इट इज़ बैठी रहेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर जो बर्ड यहाँ बैठी है और उसने यहाँ वाली बर्ड से बात करने की कोशिश करी तो वो दोनों ही भगवान के पास जा सकती हैं एक साथ, ठीक है। तो ये देखने को मिला है बर्ड्स के जो हैं वो बोथ लेग वायर एक सेम वायर पे होते हैं, तो उनको सर्किट नहीं कंप्लीट होता है, इसकी वजह से उनका कोई दिक्कत नहीं होती है, या उनको करंट नहीं फील होता है, या उनको शॉक नहीं लगता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो जो मैन हैंड है और लेग है वो उनके पास डिफरेंट वोल्टेज है, ये डिफरेंट वोल्टेज पे है और ये डिफरेंट वोल्टेज पे, ये एक तरह से 0 वोल्ट पे है, ठीक है, और जो वायर है उसमें जितना भी वोल्टेज आ रहा होगा, मोस्टली घरों में कितना आ रहा होता है, 220 वोल्ट का, तो वायर जो है हमारा 220 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट का है, तो हम लोगों को शॉक लग जाता है। अब ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस कितना होता है वो लिख लेते हैं, ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस। तो जब बरसात के दिन होते हैं या रेनी डेज होते हैं, जैसे आजकल चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया में, तो जब रेनी डेज होते हैं तो क्या होती है, वेट होती है ये ज़मीन, और हमारी बॉडी भी हो सकता है बारिश में भीग जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, ड्राई बॉडी या ड्राई स्किन का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो बॉडी इन ड्राई स्किन या बॉडी हैज़ ड्राई स्किन, ड्राई स्किन होगी तब कितना वोल्टेज फील कर रही होगी बॉडी, ये तो यहाँ का है 0 वोल्ट तभी, ठीक है। और अगर बॉडी वेट होगी, गीली होगी या नमी होगी, तो वहाँ क्या होगा, ये तो वहाँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जब ड्राई बॉडी होगी तो 10⁵ ओम रेजिस्टेंस होगा, मतलब करंट इतनी जल्दी फ्लो करके नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इसने बड़े बड़े बूट्स पहन लिए तो शायद इसका सर्किट कंप्लीट ना हो, अगर सर्किट कंप्लीट ना हो तो शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बॉडी वेट है और बिना वैसे रबड़ के स्लीपर्स या नहीं पहने हैं हम लोगों ने, तो हम लोगों को शॉक लगेगा और हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 10⁻³ ओम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ईजिली फ्लो होगा, ठीक है। या फिर बॉडी वेट हो या फिर कोई भी कट लगा हो, ठीक है, तो भी हम लोग शॉक फील करते हैं, ठीक है। एक ओमिक कंडक्टर होता है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। तो ओमिक कंडक्टर फॉलो कर रहा होता है ओम्स लॉ को, और नॉन ओमिक कंडक्टर नहीं फॉलो कर रहा होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो दोनों के ग्राफ देखने हैं, वो देख लेते हैं। होप सो ये समझ में आ गया होगा, इसमें अब कुछ लिखना नहीं है, एक लाइन लिखनी वो लिख ली होगी। इसको रब करते हैं। एक होता है ओमिक कंडक्टर, दूसरा होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओमिक
कंडक्टर होता है वो फॉलो करता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट फॉलोज ओम्स लॉ, इट फॉलोज ओम्स लॉ। और जो हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर है वो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करेगा, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा ग्राफ है वो कैसा बनेगा, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू या V बाय आई इज इक्वल टू आर होता है यहाँ पे। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट नहीं करे होगा, वेरी करेगा या डिफरेंट होगा। V बाय आई डिफरेंट होगा डिफरेंट कंडक्टर के लिए, और वेरी करेगा, वेरी या चेंज करेगा। ठीक है, तो हमको ग्राफ चाहिए। ठीक है, I बाय V का ग्राफ, I बाय V का ग्राफ देखेंगे जब जो ऐसे कंडक्टर्स होंगे, जो ऐसे वायर होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, या ऐसे अप्लायंसेस होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे, तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा I बाय V के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन जो लोग ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कंडक्टर होंगे कुछ जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहे होंगे, तो उनका कर्व हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये I वर्सेस V का ग्राफ है, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ है। I मतलब करंट, ये वोल्टेज, तो यहाँ R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ और है थीटा, यहाँ कुछ और है थीटा, और यहाँ कुछ और है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, तो हमारा V बाय आई का जो ग्राफ है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये है ओमिक कंडक्टर, वो है नॉन ओमिक कंडक्टर। ऐसे वायर जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहे होंगे वो होंगे ओमिक कंडक्टर्स। जो ऐसे वायर या ऐसे अप्लायंसेस ओम्स लॉ नहीं फॉलो कर रहे होंगे वो होंगे नॉन ओमिक कंडक्टर फॉलो। ठीक है, हाँ, और सेकंड केस ये होगा कि इनका ग्राफ स्ट्रेट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ डिफरेंट आ रहा है, V बाय आई का रेशियो डिफरेंट आ रहा है, तो हमेशा थीटा चेंज होता रहेगा, कर्व का स्लोप भी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर वो होता है जो अपनी कुर्बानी दे के घर को बचा लेता है। ठीक है, मतलब मेन स्विच के पास लगा होता है फ्यूज़ वायर, MCB वगैरह में के पहले। अब तो आ गई है MCB कि वो क्या करती है, जहाँ भी कुछ फॉल्ट होता हो, केवल अगर हमारे घर पे 2 फ्लोर या 3 फ्लोर हैं तो हमने बहुत सारी MCB लगाई हुई हैं। हो सकता है दोनों फ्लोर की अलग अलग लगाई हों, या फिर दोनों फ्लोर की एक साथ लगाई हुई है। तो अभी क्या है, एक रूम में जो भी सर्किट बना उसकी MCB एक लगी होगी, या फिर एक पोर्शन की MCB 1 या 2 लगी होंगी। तो ऐसे बनाया जाता है सिस्टम। जैसे हमारा मेन वायर आया, ठीक है, जैसे हमारा मेन लाइन आ रही है, यहाँ से मेन करंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पैनल बना दिया गया है। ठीक है, इस पैनल में डिफरेंट MCBs लगी होती हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी, जैसे ये हमारी किचन से जुड़ी है, ये ड्राइंग रूम से जुड़ी है, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर से जुड़ी हुई है, ऐसे जुड़ी हुई है, तो कहीं भी फॉल्ट आएगा, हमारी किचन में फॉल्ट आया तो यहाँ की MCB डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक तरह से ब्रेक कर रही है कनेक्शन, और बाकी सारे अप्लायंसेस चलते रहेंगे। ठीक है,
अगर कुछ ज़्यादा फॉल्ट हुई है तो केवल यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी या यहाँ का एमसीबी गिर जाएगा, तो यहाँ का कनेक्शन हट जाएगा, बाकी एज इट इज़ चीज़ें चलती रहेंगी। अब क्या है कि जब एमसीबी नहीं थी तो क्या होता था, यहाँ पे एक फ्यूज़ वायर बनाते थे, अभी भी लगता है। वो क्या होता है कि जो एक सिरेमिक का वो होता है, प्लग जैसा होता है यहाँ पे ऐसे, उसमें स्टील के या वो लोहे के बने होते हैं, और यहाँ पे ऐसे करके फ्यूज़ वायर लगाया जाता है। तो फ्यूज़ वायर क्या करता है, एक तरह से कुर्बानी देता है। ये वायर अपने आप पिघल जाता है या मेल्ट कर जाता है या ब्रेक कर जाता है जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो ये अपने आप मेल्ट कर जाता है। इससे पूरे घर का जो कनेक्शन है या सर्किट है वो बचा रह जाता है। ठीक है, जैसे इस समय क्या करते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि लोग एक अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स रखते हैं जो समय आने पर उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। वैसे ही घर पे एक वायर लगाया जाता है, समय आने पर उसकी कुर्बानी दी जाती है। और उसको अगर वो ब्रेक भी हो जाता है, फ्यूज़ वायर ब्रेक भी हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वो इतना महंगा नहीं लगाते हैं, उसका मतलब वो चला भी जाए तो इतना दुख नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें करी जाती हैं ताकि हमें जो महंगे अप्लाइंसेस हैं या हमारे जो महंगी महंगी लाइटिंग्स हैं या हमारा घर का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ बना रहे, शॉक प्रूफ बना रहे और चीज़ें एज इट इज़ चलती रहें। तो इसको रब करते हैं, फिर हम फ्यूज़ वायर लिखवाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये मेंटेन करता है फ्लक्चुएशन को, पावर, सडन पावर कट को या हाई और लो पावर को। इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर क्या होता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है मेन स्विच के पास या मेन कनेक्शन के पास या मेन लाइन के पास। तो इसको लिख सकते हैं यूज टू मेंटेन फ्लक्चुएशन, यूज टू मेंटेन, ठीक है, फ्लक्चुएशन पावर, ठीक है, पावर में जो फ्लक्चुएशन होगी उसको मेंटेन के लिए करने के लिए। तो यूज टू मेंटेन स्पेलिंग गलत लिख दी, फ्लक्चुएशन इन पावर या सडन चेंज इन करंट, ठीक है, और सडन लो और हाई पावर। फ्लक्चुएशन मतलब एकदम से बढ़ जाए या एकदम से लो हो जाए पावर। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। ठीक है, कौन, हमारा फ्यूज़ वायर। कनेक्टेड इन सीरीज विथ मेन, जो हमारा मेन सर्किट होता है या मेन बॉक्स होता है, तो सीरीज़ में मतलब सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्टेड इज सीरीज विथ मेन सर्किट बोल सकते हैं या मेन बॉक्स बोल सकते हैं। मेन बॉक्स क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं आ रहा। टू लाइव वायर, लाइव वायर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, थर्ड थिंग ये क्या करता है, ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा तो भी पिघल के ये सर्किट को बचा लेगा। वर्क इन हीटिंग इफेक्ट, तो जो ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं तो वही होता है कि यही वायर फ्यूज़ उड़ जाता है इसका। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होगा, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस पावर हाई होगी, हाई
रेजिस्टेंस, ठीक है। मेटल जो यूज़ हो रहा होगा वो आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। एल्युमिनियम का तो मैंने देखा एक बार, बहुत छोटे थे तब मैं तो फ्यूज़ वायर निकाला था, तो उसमें क्या था कि वो जो जैसे क्या कहते हैं, एक सिरेमिक का बना होता है वाइट या क्रीम कलर होता है ना, ऑफ वाइट जिसको बोलते हैं, ऐसा तो ऐसा बना हुआ था, उसके बीच में ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे रॉड जैसी ऊपर नीचे लगी होती है, तो उसी रॉड में ऐसे फंसाया जाता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे जेड जैसा बना होता है। तो ये वायर यहाँ से ब्रेक कर जाता है या पिघल जाता है, पिघल के इसी में चिपक जाता है, ठीक है। तो वो वायर किसका होता है, तो वो वायर आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, ठीक है। आयरन का बोल दिया है, ठीक है। तो लिख सकते हैं मेटल यूज्ड इन फ्यूज वायर, मेटल यूज्ड इन फ्यूज वायर। अब तो एमसीबी यूज़ हो गई तो उसके वो एमसीबी ही चेंज करनी पड़ती है अगर कुछ उसमें ख़राबी आ जाती है, ठीक है। वैसे तो एमसीबी डाउन हो जाती है जैसे ही कुछ ऐसा कुछ कंडीशन होती है। तो मेटल यूज्ड इन फ्यूज वायर इज कॉपर एल्युमिनियम, आयरन, और क्या ले सकते हैं, सिल्वर के यूज़ नहीं करते हैं, लेड ले सकते हैं, ठीक है। इनके वायर फ्यूज वायर यूज़ हो सकते हैं। और बेस्ट मेटल अगर बोल देते तो अलॉय होता है। बेस्ट, ये लास्ट वाली लाइन लिखेगी कि नहीं, हाँ लिख देते हैं, बेस्ट मेटल यूज्ड इन फ्यूज वायर। तो बेसिकली वो क्या होता है, अलॉय होता है। अलॉय होता है किसका, टिन और लेड का, ठीक है। पीबी प्लस एसएन, टिन और लेड का अलॉय होता है। तो वो क्या होता है, बेस्ट फ्यूज वायर होता है। रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, आसानी से मेल्ट कर जाता है और हमारे घर को बचाता है। जिसमें पीबी कितना है, लेड जो है 37% होगा, ये इधर लिख देते हैं। पीबी प्लस एसएन का अगर होगा तो ये 37% होगा और वो सेकंड वाला कितना होगा, 63%, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर जो वायर ऐसा लगा होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन का होता है। जो हमारा हीटर होता है जो घरों में यूज़ किया जाता है, रूम हीटर होता है, या फिर जो ऐसे प्लेट रखी होती है ना, ऐसे हीटर होता है, उसमें ऐसे प्लेट बनी होती है, उसके अंदर कॉइल लगी होती है। तो वो कॉइल किसकी होती है, वो कॉइल निक्रोम की होती है, निकल और क्रोमियम की, ठीक है। तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो जो हीटर वायर होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो निक्रोम का होता है, निकल और क्रोमियम का। और जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहे थे, हाँ टंगस्टन का होता है, ठीक है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। ऐसे निक्रोम का भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं। दो मिनट की बात है, गैल्वेनोमीटर पढ़ के फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, ये जब सर्किट बनाते हैं हम कोई, जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, कोई रेजिस्टेंस लगा होता है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। तो ये करंट को छोटे स्मॉल से स्मॉल करंट को ये डिटेक्ट कर लेता है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ऐसा होगा, ऐसा
राउंड सा होगा, अगर आप फिज़िक्स लैब गए होंगे अपनी, और वहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे निडल लगी होगी, और ये निडल, और यहाँ पे ऐसे रीडिंग लगी होंगी। ये निडल यहाँ से ऐसे फ्लक्चुएट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताती है, डिटेक्ट करती है वीक से वीक करंट भी, और जो एमीटर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता वो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर से, और सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, ठीक है, और डीसी करंट पे वर्क करता है। तो इसको लिख देते हैं सारी चीज़ें। इसको लिख सकते हैं मे बी यूज्ड एज एमीटर, एमीटर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एसी करंट पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। यूज टू डिटेक्ट करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल लगा के करंट फाइंड आउट कर रहे थे, अभी क्या है हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। अगर पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल। और क्या लिखना है, तो ऑल्सो डिटेक्ट वेरी लेस या वेरी वीक करंट, very weak current not detected by एमीटर, जो एमीटर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता उसको भी ये डिटेक्ट कर देता है। कौन? हमारा गैल्वेनोमीटर। ये मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव किससे ज़्यादा सेंसिटिव होगा? एमीटर से मोर सेंसिटिव, ठीक है, मोर सेंसिटिव है। और ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, वैसे एमीटर भी सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हो गया। अभी वर्क ऑन डीसी करंट, वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, डीसी करंट बोलने की आदत हो गई, डायरेक्ट करंट, ठीक है, उसी में ही करंट होता है, नॉट ऑन अल्टरनेट करंट, नॉट ऑन एसी। डीसी पे वर्क करेगा, एसी पे वर्क नहीं करेगा। और जो डायरेक्शन शो करेगा हाई टू लो करेगा, डायरेक्शन में भी यूज है, डायरेक्शन ऑफ करंट हाई टू लो करेगा ना, हाँ, हाई टू लो डायरेक्शन में, हाई से लो की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। अगर देखिए करंट जब फ्लो हो रहा था, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ऐसे जा रहा होता है, तो यहाँ ज़्यादा करंट होगा, ठीक है, और यहाँ से इधर की तरफ, अगर इसकी ऐसे निडल है तो यहाँ से इधर ऐसे मूव कर रही होगी, ठीक है, ये निडल है अगर, तो यहाँ से ये ऐसे मूव कर रही होगी, और बेसिकली क्या होगा, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को शो कर रही होगी। वो सब समझना नहीं, बस डायरेक्शन हाई टू लो। हाई टू लो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। निडल होती है वही निडल जैसे कंपास में होती है, वैसे ही इधर से उधर होती रहती है। तो इसको नोट कर लीजिए।
तो होप सो आज का जो क्लास है वो समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी लग रही कि नहीं समझ में आई तो आप दोबारा से देखिए, चीज़ें पक्का समझ में आएंगी, इतनी भी टफ नहीं है, ठीक है। और जो अभी जो ये चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लासेस बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन की क्लास साथ में इन्हीं क्लासेस के साथ जो अटैच कर दी जाएंगी जब भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। साथ साथ में क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन कराने हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे करने हैं कि सारी प्रैक्टिस हो जाए एक साथ। तो इसलिए अभी 1-2 चैप्टर और हो जाए, उसके बाद इसके क्वेश्चन की क्लास भी एक होगी वीक में, और ये फिज़िक्स का है और जनरल केमिस्ट्री की भी, ठीक है। तो होप सो क्लास समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से एक बार देखिए, पक्का समझ में आएगी, या फिर स्टार्टिंग से देखिए, एक क्लास देखिए, तो सारी चीज़ें जब एक साथ कनेक्ट होंगी तो आप हर चीज़ रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो चीज़ें आपको अगर कुछ और पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।